दर्द दूर करते हैं। एंड उसके बाद वो आपको अपनी ही शेयरिंग याद कराते हैं, अपनी ही ब्लेसिंग्स याद कराते हैं और शेयरिंग कराते हैं, और फिर आपके और कर्म कटते हैं। ये तो बहुत बहुत भागों वालों को ये मौका मिल जाता है। अम, अब गुरुजी के ब्लेसिंग्स को मैं तीन पार्ट्स में बताऊंगी। एक तो जब हमें गुरुजी के बारे कुछ भी नहीं पता था, कौन थे, हम बच्चे थे जब हम खुद। सो तब भी गुरुजी थे, हमारा ध्यान रख रहे थे। इतना कुछ मन में बस एक ख्याल आता था कि कोई एक ऐसी कुछ है मेरे साथ जो मेरे काम आखिर में बन ही जाते हैं। फिर जब गुरुजी मिले, फिर तो पता ही लगना शुरू हो गया कि कोई महापुरुष है। तभी भी समझ नहीं आई कि गुरुजी महाशिव है। और तीसरा पार्ट, जब गुरुजी के बारे सब समझ आया, और आज वो दिन, मतलब वो टाइम आ गया, तो 4 साल पहले से, कि गुरुजी तो साक्षात भगवान ही हमारे जीवन में आ गए। सो मैं पहले से शुरू करूंगी। जब मैं छोटी सी थी, तब मैं शिव जी की भक्ति भी करती थी। और मेरे पेरेंट्स में हाफ सरदार फैमिली है, सो हम शबद बानी एंड गुरुद्वारे, ये गोल्डन टेम्पल भी बहुत जाते थे। एंड पाठ पूजा करते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि भगवान कौन है। बस ऐसे लगता था कोई इनविजिबल शक्ति है बस। पर वो गुरु जी थे मेरे लिए, आज मुझे लगता है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई, सो मुझे इमीडिएटली शादी के 1 महीने बाद सर्जरी के लिए जाना पड़ा, जिससे मेरे ऑलमोस्ट सारे ही 50% से ज्यादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स निकाल दिए। सो जो बचा, उसके हिसाब से डॉक्टर ने कहा कि इन इसके बच्चे नहीं हो सकते। मेरे इन लॉज को बताया, आप कभी ग्रैंड पेरेंट्स नहीं बनोगे। अब कोई आवाज अंदर थी, वो अब समझ आती वो आवाज क्या थी। जो मैं वो डॉक्टरों की बातें नहीं सुनती थी, ना मानती थी। मैं कहती थी मेरे तो बच्चे होंगे। एंड दिल्ली का मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, और मैं 3 साल सबके पास गई, और सबने एक ही बात बोली। कोई मुझे पागल ही समझता होगा कि ये फिर भी ट्राई करती है कि मेरा यहाँ से काम बन जाए, वहां से बन जाए। वो मालिक ही होंगे जिन्होंने वो पॉजिटिविटी डाली माइंड में। एनीवे, सो 3 साल बाद जब हम बॉम्बे गए, तो वहां भी मैंने ट्राई करना शुरू किया, डॉक्टर पास गई। डॉक्टर ने बोला, मैं ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इस स्टेज, ऐसे स्टेजेस में आपको हेल्प करूंगी कि आप कंसीव करें। तो ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में ही अ, अ, मैंने कंसीव किया। एंड वो मोमेंट अब तक, वो मोमेंट बहुत स्पेशल है, क्योंकि उस समय मेरे हस्बैंड के, मेरे अपने आंखों में, और मेरे इन लॉज जो हमारे साथ उस टाइम नहीं रह रहे थे, वो दिल्ली में थे, हम बॉम्बे चले गए थे। तो सब की आंखों में आंसू थे खुशी के। एनीवे, मालिक की कृपा हुई। 4.5 साल के बाद मुझे मेरा बेटा, पहला बेटा आया मेरी लाइफ में, हमें मिला मालिक की दया से। और दूसरा बेटा, जब मैं वापस दिल्ली आ गई, कोई डॉक्टर नहीं, कोई मेडिकल इंटरवेंशन नहीं, और दूसरा बेटा भी मालिक ने दिया। अगर मालिक को मैं सोचूं कि मालिक कहते जा एक होर मुंडा ले, ऐसे ही कहते। सो बहुत अच्छे बच्चे दिए महाराज ने। आज वो बच्चे बड़े भी हो गए हैं, और उनकी जर्नी बहुत अच्छी है। अम, और मैं एक प्यारी सी बेटी की दादी भी हूँ। अब आया स्टेज जब गुरुजी से हम मिले 2004 में। मैंने सिर्फ बड़ी बात बताई है कि मुझे मालिक की प्रेजेंस फील होती थी। हर चीज में मेरे को कुछ लगता था, कोई चीज आती है जो मुझे बचा लेती है, वो मालिक ही थे। सो नाउ 2004 में हमारा घर छोटे मंदिर से बिल्कुल पास है, और उन दिनों में कोई भी जा सकता था। रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, और ना भीड़ थी, थोड़े से लोग जाते थे। मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ से पता लगा गुरुजी के बारे, और जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं चली गई। और वैसे भी मेरा थोड़ा माइंड स्पिरिचुअल तो था ही,
मैं जब गुरुजी के पास गई तो मैंने सोचा महापुरुष हैं। और स्पेशली मैंने सोचा कि हेल्थ ब्लेस करते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी तो सब कुछ कर सकते हैं। अम, मैं गई थी, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरे दो बेटे, हम जाते रहते थे। कभी कोई दो तीन चले जाते थे, सारे इकट्ठे नहीं जाते थे, कभी कोई कभी कोई। मैं जाती थी जरूर, और मेरे बेटे जाते थे। अच्छा, अब मेरे हस्बैंड गए जब फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने उनको बड़े प्यार से वेलकम किया और बोला, आजा सरदारा। और पूछा, की चाहिए तेनू? तो मेरे हस्बैंड जिस मांग से गए थे वो मांग थी कि हमारा एक घर था चंडीगढ़ में, और वो घर अभी भी है। उसको हम हमेशा रेंट पे दे देते हैं क्योंकि हम चंडीगढ़ रहते नहीं है। उस बारी हमने उस घर को कोई पॉलिटिकल फैमिली को दे दिया था, और वो बहुत पावरफुल थे। और उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो ये घर, उनको पसंद आ गया था, उन्होंने फैसला किया अब ये घर हम ही रखेंगे, इनको वापस नहीं देंगे। उन्होंने रेंट भी देना बंद कर दिया, और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान थे बिकॉज हमारी कहीं कोई जान पहचान नहीं थी, और पॉलिटिकल आदमी के सामने हम क्या खड़े हो सकते थे। सो मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से कहा कि मेरा घर है, ये सेक्टर है। तो गुरुजी ने कहा, जा, तेनू तेरा घर 2 महीने विच मिल जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे मुझे याद नहीं है, पर हमने सोचा होगा माइंड में कि ये तो इम्पॉसिबल बात है, कैसे कह रहे हैं गुरुजी के मिल जाएगा। लेकिन 2 महीने बाद वो घर हमें मिल गया। कैसे मिला कि अब गुरुजी ने बहाना बनाना था। जो हमारे टेनेंट्स थे उन्होंने पेपर वर्क में एक गलती कर दी, जिसके कारण कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया कि ये घर आपको खाली ही करना पड़ेगा। ये गुरुजी की सबसे पहली ब्लेसिंग थी, जिसके बारे हम कह सकते हैं महाराज को मिलने पे। पर महाराज पहले से ब्लेसिंग कर रहे हैं, वो तो सबके साथ ही सबको पता ही है। मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ आती थी, तो उनको, अच्छा, जब मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को बताया कि ये घर है, तो गुरुजी ने हमारे लेफ्ट साइड राइट साइड में जो नेबर्स थे उनके बारे बताया। इस साइड पे ये रहते हैं, इस साइड पे ये रहते हैं, उस साइड पे वो रहते हैं, इस तरीके से बताया जैसे महाराज उस सेक्टर में घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। तो भी हमें समझ नहीं आई कि हम किससे बता रहे हैं। फिर मेरी मदर इन लॉ को डॉक्टर ने ओपन हार्ट सर्जरी बोली थी, एक बहुत मेजर सर्जरी थी, उनकी वाल्व में प्रॉब्लम थी। एंड उनकी मर्जी बिल्कुल नहीं थी कि मम्मी अपना सर्जरी करवाएं। सो जब मम्मी मम्मी से गुरुजी ने पूछा कि हाल की चाहिए, तो मम्मी ने कहा, ए मैनू कहते हैं सर्जरी कराओ। लेकिन मम्मी कहते थे, मम्मी का दिल नहीं था, तो ऐसे ही उन्होंने शिकायत की तरह गुरुजी से बताया। तो गुरुजी कहते कोई लोड नहीं। तो मम्मी बहुत खुश हो गए, और सर्जरी भी नहीं कराई हमने। इतनी समझ थी कि महापुरुष कुछ कह रहे हैं तो मान लेते हैं। एंड मम्मी को गुरुजी ने बिल्कुल ठीक ठाक हेल्दी रखा, और उनको 1 सेकंड की तकलीफ नहीं होने दी जब वो चले गए, 8 साल बाद शायद। लेकिन वो बड़े आराम से गए, जैसे कि उनको भी नहीं पता था कि मैं जा रही हूँ, और मैं ही अकेली मम्मी के साथ थी। हम शादी पे गए थे। सो हंसते खेलते खाते पीते नाचते मेरी मदर इन लॉ ऐसे गई। इस ऐसे आपको सिर्फ भगवान ही हाथों में ले जा सकते हैं। मेरे दो बेटे भी मेरे साथ होते थे। बच्चे तो स्कूल में थे, एंड आई एम श्योर कि वो क्या मांगते होंगे मन में गुरुजी से, अपनी पढ़ाई के लिए ही मांगते होंगे। और महाराज तो बच्चों को हमेशा ही खुश होते हैं देखकर, तो ऑलरेडी ब्लेस कर चुके होंगे, क्योंकि वो तो आज पता लग रहा है कि बच्चे ब्लेस्ड, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड बच्चे हैं। अम, मैं जब भी महाराज को मत्था टेकती थी, महाराज मेरे को एक ही कहते थे, तू ऐश कर।
कभी कभी कहते थे तू ते बस ऐश ही कर। मुझे इस बात की समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने सोचा महाराज सबको कहते होंगे तू ऐश कर, जो मत्था टेकता होगा सभी को ये ब्लेसिंग मिलती होगी। लेकिन मेरे लिए ये ब्लेसिंग सच में बहुत स्पेशल थी, जो मुझे डे बाय डे समझ आ रही है। क्योंकि उस टाइम मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज मेरी लाइफ बहुत बहुत ही अच्छी है। और कभी कोई काम महाराज रुकने नहीं देते, कभी कोई दुख टिकने नहीं देते, हर चीज में संभालते जाते हैं। और मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितनी छोटी बारीकी बारीकी बातों में गुरुजी ने हमेशा मेरे मन की सुन लेते हैं और दया करते हैं। ये है हमारे गुरुजी। एंड इसके बाद जर्नी, अच्छा, मैं जब भी महाराज के पास बैठती थी, हम सरदार है तो इसीलिए मुझे लगता था कि महापुरुष के सामने बैठे सिर ढक के बैठना है। सो वो मैं आज भी करती हूँ, चाहे मैंने कुछ भी मतलब कैसे भी हो, तो सिर तो ढकना ही है गुरुजी के आगे बैठ के। अम, महाराज को पैंट शर्ट में भी देखा जब वो कैबिनेट पे बैठते थे। लेकिन मैं महाराज से बात नहीं करती थी, बिकॉज मैं बहुत डरती थी। मेरी नेचर ऐसी थी कि मुझे लगता था कभी डांट ना पड़ जाए, कोई उल्टा कोई कुछ, क्योंकि मैं देखती थी महाराज ने किसी को मेरे सामने बहुत बहुत डांटा भी था। मैंने कहा कहीं मेरा नंबर लग जाएगा, तो इनसे अच्छा है बात ना करें तो अच्छा है। बात क्या करनी थी, मतलब आंख नहीं मिलानी थी। सो वो एंड लेकिन महाराज हमेशा बहुत जेंटली, बहुत प्यार से देखते थे, उनकी आंखों में हमेशा प्यार ही था। खाली हम डरपोक सिर्फ हम ही थे। एनीवे, सो हम आज्ञा लेते थे, लंगर फर्स्ट क्लास खा के घर आ जाते थे। ये चलता रहा। एंड बीच बीच में अब महाराज दिखा रहे थे, थोड़ा थोड़ा विश्वास बनता था और फिर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती थी। अम, ऐसे था कि मेरे हस्बैंड का एक मैनेजर था, उनका बेटा उसको ना, अच्छा, वो जो मैनेजर था वो किसी भगवान में या मंदिर में या कोई भी स्पिरिचुअल चीज में उसको विश्वास नहीं था। उसकी थिंकिंग थी कि मेहनत करोगे तो खाओगे, इसमें कोई भगवान का क्या रोल है, मतलब सब कुछ आप खुद ही करते हो। और हम और किसी और को, मतलब एनर्जी को आप क्रेडिट दे देते हो। उसकी बिलीफ ये थी। अब उसका बेटा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बीमार हो गया। उसके नर्व्स डेड होने लगे, पैर से लेके ऊपर चढ़ रहा था, और धीरे धीरे उसके जो सारे नर्व्स हिप्स तक, फिर चेस्ट तक और नेक तक पहुंच गए थे, सब डेड, टोटली डेड। जैसे उसको कहता था मैं खड़ा करता हूँ तो गिर जाता है। जब फर्स्ट डे उसने पापा अपने फादर को बोला कि मैं नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं, तो उसके फादर ने बोला सिर्फ बहाने कर रहा है, तू स्कूल नहीं जाने के लिए चल। और फादर ने उसको जबरदस्ती उठाया बेड से और खड़ा किया, और वो गिर गया। फिर फादर ने समझा कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसको। अब जब नेक से ऊपर, डॉक्टर ने बोला अगर अब ये जैसे ऊपर चढ़ रहा है, जो भी है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, उस नाम का उस प्रॉब्लम का नाम क्या है, तो नेक से ऊपर डॉक्टर ने कहा जब चला गया तो ये नहीं बचेगा। किसी ने अब फिर भी इसको कोई विश्वास नहीं था, ना किसी ने उसको मालिक का नाम बताया कि ऐसे करो। लेकिन जिस हॉस्पिटल में वो था, वहां की डॉक्टर ने उनको गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप दिया और बोला कि इसको बेटे के तकिए के नीचे रख दो। तो उसने सोचा कि मैं तो, ये काम तो बड़ा आसान है, कर लेते हैं, इसमें कोई हमारा कोई नुकसान तो है नहीं। वो कहता है मैंने जब ये किया तो धीरे धीरे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। अब गुरुजी की ब्लेसिंग देखो, वो लड़का आज ब्रैम्पटन में कनाडा में सेटल्ड है। उसके बाद मतलब जब वो स्कूल जाने लगा, वो हमेशा ही फर्स्ट आता था। वो फर्स्ट क्लास नौकरी कर रहा है उधर, और उसको इतने अच्छे टेनेंट्स मिले हैं जो वो उसके माँ बाप की तरह उसको देखते हैं। उसको इंडियन खाना बना के खिलाते हैं, ये उनका ध्यान रखते हैं, वो उनका। सो महाराज तुम्हें
कभी नहीं छोड़ते, एंड तक उनकी ब्लेसिंग चलती ही जाती है। सो ये एक बात हमने उस टाइम देखी। फिर भी मेरे को, अच्छा, मैं ना गुरुजी से कभी नहीं कुछ मांगती नहीं थी। ये नहीं कि मांगो नहीं मन्नो, इसलिए कि मैं साईं बाबा की डिवोटी थी। और मैंने ये सोचा कि जहां एक जगह जा रही हूँ वहां मांग रही हूँ, अब यहाँ आके दोबारा मांगूंगी तो ये ठीक नहीं होगा। सो मैं गुरुजी के पास जाके शुक्र करती थी, और बस, और उनके शब्द सुन के लंगर खा के घर आ जाती थी, लेकिन मांगती कुछ नहीं थी। लोगों के लिए मांगती थी हमेशा, क्योंकि मैं देखती थी मैं जब जिसके लिए कुछ मांगती हूँ तो महाराज वो बात पूरी कर ही देते। अब ये तो एक इंसिडेंट हुआ। अब दूसरा इंसिडेंट ये हुआ कि गुरुजी के मंदिर एक दिन मैं जा रही थी, बड़े मंदिर। रास्ते में मुझे एक सरदार कपल मिला, जो जिनको मैं सिर्फ बाय फेस जानती थी, और मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि आप यहाँ कैसे आए, आपका कैसे। हमेशा अपने हमारे यही क्वेश्चन होते थे कि आपके साथ क्या मिरेकल, क्या मैजिक हुआ है, जो मिरेकल मैजिक नहीं है, जो मेहर है। सो उन्होंने कहा, ये देखो हमारी जो बेटी हमारे साथ चल रही है, 12 साल की होगी। तो वो कहती हैं कि ये लड़की के सारे इंटरनल ऑर्गन्स डेड हो गए थे, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बन सकता। वो लड़की को वो लड़की माँ बाप ने अभी छोड़ा नहीं था, मतलब नेचुरली उम्मीद नहीं छोड़ी थी। सो किसी ने बोल उनको कहा कि आप गुरुजी के पास इसको ले जाओ। जब उसको गुरुजी पास, आई डोंट थिंक गुरुजी को नहीं लेके जाओ, उन्होंने बोला आप गुरुजी के पास चले जाओ। सब पेरेंट्स गए गुरुजी पास। जब गुरुजी के पास गए तो गुरु महाराज जी ने कहा कि आप जपजी साहब का पाठ करो। अब आप किसी सरदार को जपजी साहब का पाठ करने के लिए बोले तो उनके लिए ये बहुत ही इजी काम है। उन्होंने घर जाके जपजी साहब का पाठ किया। वहां कहते हमने जब फर्स्ट पाठ किया तो बेटी हमारी पहली बार उठ के बाथरूम गई अपने आप। जो जिसने स्कूल भी जा नहीं सक रही थी, 6 महीने से उसका स्कूल जाना बंद हो चुका था। सो मैंने कहा अच्छा, कहते हैं ये देख लो अब तो आपके साथ है, हमारे साथ चल रही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गई है। ये हुआ। अब एक और इंसिडेंट ये था, कैसे गुरुजी दिखा रहे थे लेकिन मैं देखने को तैयार नहीं थी, शायद ये भगवान है। ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी दो बेटियां थी, और वो मेरे बच्चों के स्कूल में टीचर थी। वो कह रही थी कि मैं 2 दिन के लिए स्कूल के साथ किसी ट्रिप पे जा रही हूँ, आप मेरे बच्चों बच्चों को रख लोगे अपने घर। तो मैंने कहा ठीक है, रख लेंगे। सो मैंने देखा कि एक किटी बहुत ही ज्यादा पतली थी, बहुत ही ज्यादा, लिटरली जैसे हड्डियों की होती है। लेकिन वो ब्रिलियंट थी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी। उसको 100% स्कॉलरशिप अमेरिका के कोई यूनिवर्सिटी में मिली थी। 100% मीन्स उसका रहना खाना पीना, मेडिकल, एवरीथिंग। तो लेकिन अब कॉलेज ने एक मैसेज डाला, मतलब लेटर डाली कि शी इज अंडरवेट। अगर एनोरेक्सिक थी, अगर वो 5 किलो वेट उसका बढ़ जाए तो हम इसको कॉलेज में ले लेंगे, नहीं तो बीमार बच्चे को हम अपने कॉलेज में एडमिशन देंगे तो वो बेड, मतलब उसके हॉस्पिटल के बिल्स हमारे हम हमें पे करने पड़ेंगे। सो मैं बड़े मंदिर जा रही थी और मैंने महाराज के आगे अरदास की। अरदास भी महाराज ही कराते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा कि महाराज वो बच्चा बहुत बीमार है, उसको आप थोड़ा सा उसका वेट बढ़ जाएगा तो आप उसको भेज दोगे बाहर ना। ऐसे कह के मैं घर आई। अब मैंने सोचा क्या पता मेरी अरदास सुनी है नहीं सुनी है। सो मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी घर आके खोली कि अपने एस अपने तसल्ली के लिए। जब खोली तो फर्स्ट लाइन अ, जो गुरुजी की ब्लेसिंग किसी की लिखी थी, उसमें लिखा था गर्ल पुट्स ऑन वेट। इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये गुरुजी का मैसेज था। वो लड़की ने वेट पुट ऑन किया और वो अमेरिका गई। उसने अपनी पूरी स्टडीज कंप्लीट करी, उसने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया था, और उसकी फिल्म ने अभी लास्ट ईयर अवार्ड्स जीते हैं, इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स हैं।
सो महाराज आपको आज अगर ब्लेसिंग देते हैं या जब भी देते हैं, वो लाइफ टाइम तक चलते हैं। सो इन महाराज का जितना हम शुक्र करें उतना ही कम। बिकॉज हमें सच में बहुत बहुत इजीली गुरुजी मिल गए हैं, मालिक भगवान मिल गए हैं, जो कभी किसी को किसी भी युग में नहीं मिले होंगे, वो हमें मिल गए हैं। एंड इस चीज को हमें हमेशा वैल्यू करना चाहिए, शुक्राना करते रहना चाहिए। मैं तो अपने आप को यही बार बार याद दिलाती हूँ कि जरा भी कृत मत करना किसी बात के लिए, क्योंकि महाराज ने सब कुछ इतनी इजीली दे रहे हैं। हमारे ही अपने कर्म में हमारे सामने आते रहते हैं, उससे भी मालिक छुटकारा देते हैं। सो अब तो ये हुआ जब मालिक से मिले। जब महाराज की नहीं रहे तो बड़े मंदिर गई एक दिन, और मैंने मन में सोचा, ये सोचा कि सब कहते हैं गुरुजी की खुशबू आती है। मैंने आज तक गुरुजी की खुशबू ही नहीं सुनी ना देखी। मेरे को तो कभी नहीं पता लगा, पर महाराज से मांगा नहीं। ये एक थॉट मेरे माइंड में था। जब हम वापस आ रहे थे, मैं और मेरा छोटा बेटा, हम वापस आ रहे थे बड़े मंदिर से। जब हम अपने घर आए तो मेरा हमारा पूरा घर खुशबू से ऐसे भरा। इतना इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू थी, इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू थी कि घर का कोई कोना नहीं बचा था। सो ऐसे सुनते हैं कि हम सोच क्या रहे हैं। ये एक बात हुई। फिर मेरी दूसरी सिस्टर इन लॉ जो पूना में रहती हैं, वो आई थी। ये मैं बताने भूल गई, बिकॉज ये तो गुरुजी के होते हुए बात थी। मे बी आई थिंक 2005 की बात थी। जब वो 2005 में आई दिल्ली, तो वो फर्स्ट टाइम गुरुजी के छोटे मंदिर गई। मैं उनके साथ नहीं गई थी, शायद बच्चों के कोई एग्जाम या कुछ कारण होगा, तो मैं नहीं गई थी। जब वहां गई तो वो कहती है कि आज मैं जब गई तो मैं उठने लगी आज्ञा लेके, तो गुरुजी कहते हैं बैठ बैठ जा। बिठा दिया। तो फिर कहती है दीदी कि मेरे को अभी तक वो सीन ऐसे याद है जैसे कि कल की बात है। दीदी कहते हैं कि उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया और ऐसे हाथ घुमा के उनके हाथ में एक इतना बड़ा लड्डू हुआ, और उन्होंने दीदी को भी खिलाया और संगत को खिलाया। और दीदी ने वो लड्डू थोड़ा सा बचा के घर में हम सबको खिलाया और अपनी फैमिली के लिए भी ले गए। अब उस टाइम डिवाइन प्रसाद खाया, लेकिन समझ ही नहीं थे हम क्या चीज खा रहे हैं। आज दीदी पूना में, पूना के संघ की लीडर है, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजर हैं पूरी करती हैं, वही करती हैं। और महाराज को ही पता था। हम तो इमेजिन नहीं कर सकते थे कि ये दिन इतनी कितनी किस्मत से उनको मिला है। एक तो ये हुआ। फिर वही दीदी जब गुरुजी नहीं रहे, एक बारी दिल्ली आए थे। दोबारा तो आए थे तो यहीं पे रह रहे थे। एंड वो दिन में कहते हैं, मंडे का दिन था, और मंडे को 5 बजे बड़ा मंदिर खुलता था। तो कहते 12 बजे दीदी कहती है चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो मैंने कहा दीदी बड़े मंदिर जाके क्या करना है इस टाइम, 12 बजे तो सब बंद होगा, कुछ भी नहीं, बाहर से मत रखना पड़ेगा, शाम को चलेंगे। तो दीदी कहते नहीं चलो। तो मैंने कहा अभी बड़ी दीदी हैं क्या बोले, तो गाड़ी में बैठ के चले गए। तो हम जब वहां गए तो दो लेडीज किचन से बाहर आई और कहती हैं कि आप लंगर की सेवा करेंगे। तो दीदी कहते हैं हाँ। कहते हैं क्योंकि दो लेडीज नहीं आई, आज एब्सेंट है। अब ये किसने हमें ले गए उधर, महाराज की बख्शिश हुई है। एंड हमसे जो भी आए मुझे याद नहीं है हमने क्या सेवा करी है, शायद आलू छिलना या कुछ होगा। एंड वो सेवा महाराज की कृपा से हमें मिली। ऐसे ही जब महाराज नहीं थे, सो एक दिन एक जगह बड़े मंदिर में झूले के पास भीड़ थी। तो मैंने कहा क्या हो गया यहाँ पर। तो देखा तो वो झूले के पीछे जो शीशा है, उस शीशे पे गुरुजी की पूरी, अब मैं मेरे को ना कोई भी चीज जल्दी इजीली नहीं नजर आती। गुरुजी की पूरी ब्लैक एंड वाइट, जैसे कोई फोटोग्राफ होती है, छपी हुई थी विंडो पे। एंड सब फोटो भी ले रहे थे, मैंने तो फोटो नहीं ली, मगर वो
क्लियर था, बहुत बहुत क्लियर था। ये हुआ, एक बारी फूलों की सेवा मिल गई। अब मेरी जो बड़ी सिस्टर इन लॉ है, वो शिव मूर्ति की ब्रासों की सेवा थी, उनको मिलती थी, तो हर मंडे वो जाती थी। दो बारी दीदी मुझे भी ले गए साथ में, और उन्होंने ये सेवा मुझे भी दे दी। उनका जो ग्रुप था। सो ये महाराज की कृपा हो रही थी, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। तो सोचती थी अच्छा हम बड़े मंदिर गए, वहां पर ये हो गया, मगर ये नहीं समझ रही थी। आज वो हर चीज के मीनिंग समझ है, आ रहा है। एंड जब भी दीदी वापस आते थे, मंडे को सुबह सुबह जाते थे, तो यहाँ पर 9 बजे आ जाते थे हमारे घर, क्योंकि हमारा घर बड़े मंदिर के भी पास पड़ता है। वापसी में हमेशा कहते थे मैं आप लोग के लिए प्रसाद लाई हूँ। ये महाराज मंडे के मंडे हमें प्रसाद भेजते थे। हम अपने घर में बड़े शौक से खाते थे कि वो सुबह सुबह यमी यमी समोसा मिल गया। ये हमारी हमारी सोच वहीं तक थी। सो अब समझ आती है उनकी बख्शिश हो रही थी। एंड ऐसे बहुत ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज ने बख्शे। एंड अब अब फेथ उनको जानना, उनको कैसे मैंने जानना किया, ये तो सब गुरुजी देते रहे, और हम समझ ना समझी में हर ऐश करते रहे। लेकिन 2019 में कैसे एकदम टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में कि मैं गुरुजी को गुरुजी नहीं के लेकिन महाशिव समझ गई। और ऐसे समझी कि आज मतलब कितने लोगों को मैं कन्विंस कर सकती हूँ कि अगर अगर वो आपकी लाइफ में आए हैं ना, तो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग को ऐसे मत जाने देना, इसको बहुत संभालना। और जो चीज मैं अपने आप से महसूस करती हूँ। सो 2019 में मैं किसी को फॉलो करती थी, और वो कुछ स्पिरिचुअल चीज थी। एंड कोई बात ऐसी हुई कि हम बहुत अपसेट हो गए थे सब। सो इसलिए मैं इतनी अपसेट थी कि मेरे को नहीं समझ आ रही थी कि इसका कोई रास्ता ही नहीं था। डिप्रेशन भी हो रहा था। लेकिन महाराज तो महाराज है, वो तो संभाल ही रहे थे। मुझे जाना था सैन डिएगो में शादी के लिए। वहां पर मैं और मेरा छोटा बेटा गए, और एक संगत आई थी न्यूयॉर्क से उसी शादी के लिए। वो मुझे बिल्कुल नहीं जानते हुए भी मुझे कहती है यू आर माय गुरु बहन। वो बार बार मुझे गुरु बहन कहती गई, और वो मुझे गुरुजी की बातें करती रहती थी। मैंने कहा कि देखो इसका इतना फेथ है, तो मैं कैसे टोकूं किसी को। और मगर वो मुझे बहुत प्यार करती थी, बेहद। सो एक दिन हाँ फिर और मैं इतनी अपसेट थी अंदर अंदर कि मैं पूरी पूरी रात शबद गुरबानी कान में ईयरफोन्स लगा के सुनती रहती थी कि मुझे नींद आ जाए। बिकॉज मुझे चैन शांति पड़ती ही पाठ या गुरबानी से। वैसे ही मुझे गुरबानी शबद गुरबानी से वैसे ही बहुत ज्यादा प्यार है। सो मुझे थोड़ी रिलीफ मिल जाती थी। सो मैं वो कर रही थी, तो फर्स्ट टाइम पहली पहली बार गुरुजी महाराज मेरे ड्रीम में आए, और मैंने ये सोचा ड्रीम में आए हैं क्योंकि वो बातें करती है गुरुजी के, ये नहीं सोचा कि गुरुजी साक्षात आए हैं। ये तो बाद में 2-3 महीने बाद समझ आई। गुरु के मुझे उस ड्रीम में बड़े मंदिर में बिठा
संगीत जी, आंटी जी, फॉर सम रीजन नेटवर्क आउट है, प्लीज वेट कीजिए। जय आशा गुरु। आंटी, कैन म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, जय हाँ गुरु जी, जी, आप वो बोलिए। ऐसे हो गया था, वो यहाँ पर ना लाइट चली गई कोई तो बात नहीं उसके आंटी, साथ ऑल गुड। वाईफाई चल गया। नो तो मेरे प्रॉब्लम को, आंटी, जय गुरु जी की मर्जी। हाँ जी, तो 1.5 महीने बाद जब मैं इंडिया वापस आई, तो जो चीजें मुझे पहले डिस्टर्ब कर रही थी वो वापस डिस्टर्ब करने लगी। और मेरी ये हालत हो गई कि मैं बेड से भी उठ नहीं पा रही थी। बहुत बुरी हालत हो गई थी। दोबारा गुरु महाराज मेरे ड्रीम में आए। इस बारी उन्होंने मुझे, मेरे पीठ पे हाथ फेरा बड़े प्यार से। और फिर भी मुझे नहीं मालूम था, मेरे पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो रही है। लेकिन महाराज तो महाराज हैं, वो थोड़ी छोड़ते हैं अपने बच्चे को। सो थोड़े अच्छा, जो ये फ्रेंड मिली मुझे वहां पर, वो मुझे जूम प्लेटफॉर्म, सीमा आहूजा आंटी के लिंक्स भेजने शुरू कर दिए उसने। और मुझे कहा कि आप ये सत्संग सुना करो। और मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा, यहाँ पर डाउन भी शुरू हो गया था। एंड मैं सत्संग गुरुजी के सुनने शुरू हो गई। इससे इतना कनेक्शन बढ़ा। सत्संग सुनना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये तो मेरे को पता है। और अब तक मैंने ये रूटीन नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर कोई प्लेटफॉर्म में लॉग इन नहीं कर सकते तो भी यूट्यूब से सुन लेती हूँ। और गुरुजी महाराज को और जानते और पहचानते हैं ऐसे करते करते। सो मैंने वो जूम सत्संग शुरू लॉग इन करके सुनने शुरू कर दिए रोज। इसमें एक ऐसे हुआ कि एक बहुत प्यारी संगत है महाराज की, उसने मुझे चैट में मैसेज डाला कि आपके पास शिव पुराण है। तो मैंने कहा जी नहीं है। तो वो कहती है कि अपना एड्रेस दे दो। अब मैंने सोचा ये लड़की तो बैठी है ऑस्ट्रेलिया में, थोड़ी वहां से भेजेगी। मैंने एड्रेस डाल दिया। तो 3 दिन बाद जब शिव पुराण घर आई, तो मैं बहुत नर्वस हो गई, क्योंकि मैंने कहा ये तो हिंदी में है और मुझे पढ़ने में तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट डे जब मैंने लॉग इन किया और सुना अगला सत्संग, सो रोहित कपूर अंकल सिखा रहे थे कि हिंदी की शिव पुराण पढ़नी कितनी आसान है उन लोगों के जिनको हिंदी में थोड़ी पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। सो मैंने, उन्होंने यही बोला कि यूट्यूब खोलो, अपनी बुक खोलो, साथ में सुनो और साथ में बुक में पढ़ते रहो। बहुत इजी हो गया। अब मेरी थर्ड रीडिंग चल रही है। सो ये मालिक की बख्शिश है कि शिव पुराण भी ऐसे हाथ में दी के पढ़ा करो। और क्योंकि हमें तो पता ही है कि हमारी इतने सारे कष्ट ही दूर करते जाते हैं, हम ही अपना ही भला कर रहे हैं। एंड तो शिव पुराण आई, गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू करे। अब ऐसे था कि मेरा बेटा जो बाहर पढ़ रहा था, एक दिन मेरे हस्बैंड ने उसको खूब सारे कुछ पैसे दिए और बोला ये संभाल लेना। अब वो बेटा उस समय बहुत बहुत ज्यादा बिजी था। और वो अपने ना सारे यूनिवर्सिटी के पेपर्स और सर्टिफिकेट्स को संभाल रहा था। तो उसने जल्दी से उसे वो पैसों को ब्रीफ केस में डाल दिया और अपना काम करता रहा। अपने रूम में ही रहा, रूम से उसने एक कदम भी बाहर नहीं रखा। पर शाम को कहता है वो पैसे पता ही नहीं कहाँ गए हैं मेरे को जो डैड ने दिए। सो वो, मैंने कहा बेटे कहाँ रखे? कहता है मैंने ब्रीफ केस में रखे। अब हमने वो ब्रीफ केस को 50 बार खोल के उल्टा कर दिया होगा, पर वो पैसे तो थे ही नहीं उसमें। और सारी कबर्ड्स खाली करें, बेड्स को खाली करें, और कोई भी ड्रॉर नहीं छोड़ा कमरे में। हर चीज, कमरा पूरा उलट पुलट कर दिया। और वो पैसे कहीं नहीं नजर आए कि गए किधर। एक दिन गया, 2 दिन गया, एक हफ्ता निकल गया। अब आया संडे। मैंने संडे को फर्स्ट टाइम गुरुजी से कुछ सोचा कि मांग ले आज।
मैं गुरुजी को बोला, मैंने कहा महाराज, ट्यूसडे को हमारे घर में सत्संग है, और अगर वो पैसे मिल जाएं तो मेरे को ना वो जो बार बार ध्यान वहीं जाता है, तो मेरा माइंड फ्री हो जाएगा, और वो सत्संग की तैयारी मैं जरा इजीली करूंगी। ये मैंने ऐसे अरदास ही करी, और विद इन 5 या 10 मिनट के अंदर ऐसे मैं नीचे आ गई थी अपने रूम में, और आवाज आई ऊपर से, मिल गए मिल गए। मैंने कहा कैस किसको मिले, कहाँ मिले? और आप मानोगे, उस ही जगह मिले जहां पर हमने 50 बार खोल के, चाहे रात को 2 बजे भी ध्यान आता था, उठ के मेरा बेटा खोलता था, वही ब्रीफ केस में जहां देख चुके थे। तो ये महाराज कर रहे थे, और मेरे को, मुझे समझ आ गई कि ये जो गुरुजी महाराज है, ये सुनते हैं, ये छोटी छोटी बात सुनते हैं। वो तो छोटा ही एक्सपीरियंस, मतलब आज तो वो एक्सपीरियंस ने मेरे को जोड़ा बहुत ज्यादा, पर ऐसे के बहुत सारे एक्सपीरियंस शुरू हो गए। और मेरे ख्याल से जो शुरू में तो गुरुजी बहुत ही ज्यादा आपको आपकी एक एक बात पूरी करते हैं, जब तक तुम उनके पक्के बन जाओ, फिर उसके बाद आपके टेस्ट शुरू करते हैं। और करने भी चाहिए, बिकॉज वो महाराज कहते थे कि मैं आपके साथ हूँ, कटवा लो जो कटवाने हैं, क्योंकि मैं साथ खड़ा हूँ। सो शुक्राना गुरु जी। अम, अब मेरे को ना शबद गुरबानी से पहले ही बहुत ज्यादा ये था, सुनने में बहुत, सारा सारा दिन सुनती रहती थी। और आज मैं देखती हूँ कि वही शबद सुनती थी जो महाराज ने अम, करे हुए थे, चुने हुए थे, जो प्रिस्क्राइब करें कि ये वाले। सो ये भी उनकी ही मेहर बख्शिश है। अब जब मेरे बेटे मेरे साथ जाते थे, तो छोटा बेटा पढ़ाई में एवरेज था, और मुझे थोड़ा फिक्र रहती थी कि कल को इसने अभी स्कूल से यूनिवर्सिटी जाना है, तो पढ़ाई में थोड़ा अच्छा हो जाए। तो अब देखो, हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज महाराज करा रहे हैं। जब इसके इसके एग्जाम थे क्लास 10 के, तो मैंने सुखमनी साहब का पाठ शुरू किया इसके लिए। वो तो आज तक करती हूँ, बट उन दिनों में जब ये एग्जाम देता था तो मैं वो पाठ करती थी। और मेरे पास एक गुरुजी का कीचेन होता था, तो मैं वो कीचेन को जल में डाल के पाठ करती थी, और बाद में उसे ये जल पिला देती थी। ये महाराज ही करा रहे थे, बिकॉज विदाउट नोइंग, किसी ने कुछ किया नहीं था, पर मन ने कराया। तो मन में तो महाराज ही बैठे थे, और वो बेटे को मैं पिला देती थी। और मेरे बेटे ने इतना अच्छा किया अपने एग्जाम्स में, क्लास 10 क्लास 12, इतना अच्छा किया कि वो फिर बाद में जब यूनिवर्सिटी गया, अपने मनपसंद की यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और अपने मनपसंद के सब्जेक्ट्स लेके पढ़ा, और उसको पूरे कॉलेज में, अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप्स मिली। उसके उसके बाद उसने पीएचडी में भी एनरोल किया अपने आप को, और उसने थीसिस भी लिख लिया। लेकिन जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो हमने उसको कहा कि देखो, वहां फायदा नहीं है रहने का जब तक उनके यूनिवर्सिटीज बंद है। आप 2 महीने के लिए यहाँ आ जाओ, उसके बाद वापस चले जाना। हमारी ये प्लानिंग थी कि हम बच्चों को, उसको, बेटे को वहां पर ही घर ले देंगे, बिकॉज वो सोच रहा था कि मैं पीएचडी करके प्रोफेसर बनूंगा और यहीं पे रहूंगा। तो हमने कहा ठीक है, जब जो तुम्हारी मर्जी है करो। लेकिन जब लॉकडाउन शुरू हुआ, उनका यूके में लॉकडाउन बढ़ते ही गया, हर बारी वो 1 महीना बढ़ाते बढ़ाते थे। इसके बीच में बेटा ऑफिस जाना शुरू किया, और आज फिर वो वापस नहीं गया, बिकॉज उसको पता लग गया कि यहाँ पर मेरी जरूरत ज्यादा है, मेरे फादर को, ना कि मैं वहां जाऊं। सेम सेम चीज मेरे बड़े बेटे के साथ हुई। वो पेरिस में काम कर रहा था 1 साल, और कह रहा था मुझे वापस ही नहीं आना, मेरे को तो यहाँ का वर्क कल्चर अच्छा लगता है। जब लॉकडाउन आया तो वो यहाँ आ गया और ऑफिस जाना शुरू किया, और उसके साथ भी वही हुआ। एंड महाराज इनको देख रहे हैं, इनको बहुत संभाल रहे हैं, बिकॉज बहुत जल्दी इनके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी आ गई। और ये जिम्मेदारी इन्होंने संभाली है सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की बख्शिश से। बिकॉज मैं कल की बात बताती हूँ, एक और कोई परेशानी आई हुई थी इनकी बिजनेस में।
एंड मैं दोनों को देख रही थी और मैं सोच रही थी दोनों इतने छोटे हैं पर दोनों इतने परेशान हैं, इनकी शक्ल पे परेशानी है। और फिर मैं देख रही थी कि महाराज ने इनको कितना संभाला है जब से ये बिजनेस संभाल रहे हैं, आगे भी संभाल रहे हैं, संभालते ही रहेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक दो एग्जाम्पल हैं जिसमें मैं समझती हूँ और हम महसूस करते हैं कि महाराज कितना देख रहे हैं बच्चों को। जब इन्होंने ज्वाइन किया था ना बिजनेस, तो अम, पूरा जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट था, जिसके बारे मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ को पता नहीं था, वो पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट इकट्ठा मिलके चीट कर रहा था। वो चीट करते पूरा मतलब जो बिजनेस का जो कमाई थी वो सारी सफाई कर रहे थे। तो मेरे बड़े बेटे ने बोला ये तो ना पूरी कंपनी खाली कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, आप तो खोखले हो रहे हो। तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, ये तो बेटे हैं, हम इन पे पूरा विश्वास करते हैं। तो बोला कि डैड आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, आप देखो। तो फिर क्या हुआ, मेरे बेटे ने उनके कंप्यूटर्स और उनके फोन्स ले लिए और उनको बोला, हमें पासवर्ड्स दो। पासवर्ड ले लिए और उनकी सारी जो गंदे काम थे, जो गलत काम थे, सब सब क्लियर हो गए। और इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये हमारी ऑफिस में रह के हमारी कितनी शिकायत कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। यहाँ पर भी महाराज ने बहुत बहुत दया की। एक और बारी क्या हुआ, मतलब बेटे बहुत डरे हुए थे बिकॉज इकट्ठे सोते थे और इन्होंने मतलब बहुत अंदर से ना डरे हुए थे कि कहीं को हमारे को कल कुछ आके कोई मार ही ना दे, बिकॉज अपने आप को बचाने के चक्कर में। सो उसके बाद क्या बात हुई कि एक बारी और बिजनेस में इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आई, जहां मैं कहती हूँ कि महाराज की मैं बख्शिश बताती हूँ कि कैसे हेल्प करते हैं। अब इसी तरीके जो वो थे, जो ड्राइवर थे, अ, हमारे जो हमारी ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, तो जो ट्रक ड्राइवर थे वो चीटिंग कर रहे थे जब वो हिसाब लिखाते थे, कि डीजल ज्यादा लिखवा के और माइलेज ज्यादा लिखवा के पैसे कमा रहे थे। सो फिर अगेन मेरा बेटा कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, बिकॉज ये तो चीटिंग होती है, हमें हमें ऐसे ड्राइवर नहीं चाहिए। अब मेरे हस्बैंड उनको कहते हैं कि बेटा ऐसे करोगे तो हमारे सारे ट्रक खड़े हो जाएंगे। तो कहता है कोई बात नहीं, पर डिसऑनेस्ट आदमी को मैंने रखना ही नहीं है। तो सबको निकाल दिया। अब नए ड्राइवर फिर भी मालिक की दया से मिल गए, जो मिलने मुश्किल काम है, जो इजी काम नहीं है। सारे ड्राइवर अच्छे थे जो नवे थे, लेकिन उसमें एक आदमी गलत था। उसने क्या किया कि जब वो गाड़ी, हमारे ट्रक आ रहा था जयपुर से पता नहीं कहीं से, तो वो रास्ते में उसने गाड़ी रोकी और आई थिंक 2 किलो या थोड़ा सा उसने माल के बीच में ड्रग्स भर दिए। अब किसी को नहीं पता, यही पता लग रहा था कि ट्रक नहीं मिल रहा, ट्रक नहीं मिल रहा। तो रात को मेरे बेटे का मैसेज आया मुझे 2 बजे, 12 बजे, कि मॉम मैं जा रहा हूँ हिसार, शायद ट्रक उधर मिलेगा। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं डैड को बता दूंगी जब सुबह उठेंगे। 2 बजे फोन आया कि मॉम ट्रक मिल गया। मैंने कहा चलो ठीक है। अब सुबह उठे तो पता लगा कि वो ड्रग्स में, वो ट्रक में ड्रग्स भरे हुए हैं। और पुलिस ने वो ट्रक को पकड़ के वो ड्राइवर को अरेस्ट किया है। अब आप देखो महाराज की जो बख्शिश है, उनके हिसार के न्यूज़पेपर में आ गया कि ऐसे एक ट्रक में ड्रग्स थे और कंपनी का नाम नहीं लिखा था। ये सबसे पहली मेहर, क्योंकि एक कंपनी की रेपुटेशन बिल्कुल जीरो हो जाती अगर वो कंपनी का नाम लिखते। सेकेंडली, जो सबसे बड़ी मेन बख्शिश है, वो जो ड्राइवर जिसने ये किया, उसने एडमिट किया कि हाँ जी ये ड्रग्स मैंने ही करे थे। अगर वो ऐसे ना करता तो ये सारा ब्लेम ओनर्स पे आता और आज हम सारे अरेस्ट हुए होते, हमारी कंपनी बंद हो गई होती। ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। लेकिन मारे महाराज ऐसे बचाते हैं, बहुत बहुत बचाते हैं, लाज रखते हैं। अब थोड़े दिन के बाद
माल भी मिल गया वापस। और जिसका माल था, जिसका हमारी कंपनी ने जिनका माल उठाया था, वो भी गुरुजी के ही डिवोटी थे। सो गुरुजी ने हमारी भी इज्जत रखी, उनकी भी इज्जत रखी, और सब कुछ जो आज तक तंग करने वाली बात थी वो थोड़े दिन में सॉर्ट आउट हो गई। और किसी ने हमारी हेल्प करी, कोई फ्रेंड्स ने, कि ऐसे हेल्प करी कि जैसे गुरु जी खुद ही उस आदमी के अंदर आके हेल्प करते हैं। बहुत शुक्राना है उस महाराज जी का। अब मैं किस चीज का ना बताऊं, मतलब सत्संग तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। अगर ये चीज लो तो बिजनेस की बातें करो तो इसमें बड़ी बख्शिशें हैं। अगर हेल्थ की बातें करो तो उसमें बहुत कुछ है, कि हस्बैंड को लाइफ कैसे दी। अगर अपनी बात करूँ तो मुझे भी कितनी बार उन्होंने बचाया मेरी हेल्थ के बारे में। सो कोई अंत नहीं है उनकी वडियाई करने की, कोई अंत नहीं है, बिकॉज वो पल पल ही दया कर रहे हैं। सो आप कौन सी दया को भूल सकते हो, और कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, वो तो पता ही नहीं है। सो मैं एक और बात बताती हूँ। जब जो जिसमें मुझे गुरुजी ने अपना खुद ही, जैसे मैं बताती हूँ कि मेरे को ना कोई कहे कि आपको गुरुजी दिखते हैं। सबको सब कहते हैं ना ये फोटो में, अच्छा देखो इधर देखो ओम बना हुआ है, ये ऐसे बना है, मुझे कुछ नहीं दिखता। सो मैं बोलती हूँ, भाई मुझे नहीं, मुझे कुछ ये चीजें समझ नहीं आती। मेरे को जब अगर गुरुजी ने दिखाना होगा तो बहुत क्लियरली दिखाएंगे। सो हुआ ये ही, मेरी जब ग्रैंड डॉटर जो अब 2 साल की होने वाली है, जब ये पैदा होने वाली थी तो ये जरा जल्दी आ गई। सो मेरे को बहुत फिक्र थी, बिकॉज मेरी डॉटर इन लॉ जर्मनी में अकेली रह रही थी, एंड उसके ऑफ कोर्स पेरेंट्स थे। बट मुझे थोड़ी फिक्र थी कि अब क्या होगा। तो अम, मैंने गुरुजी के आगे ऐसे ही बैठी और मैंने कहा, महाराज बच्चे को कोई तकलीफ ना होने देना, अगर कोई तकलीफ होनी है तो मुझे दे देना। उसी रात मैं गिर गई बेड से, जो कभी नहीं गिरी, ना आगे ना पीछे कभी जिंदगी में, और मुझे डिस्क हो गया। तो शुक्र है महाराज का, हमने जो मांगा वो मिला, पर बच्चा बिल्कुल ठीक था। ओके। अब 1 महीने बाद मैं जर्मनी गई बेबी को मिलने। जब मैं बेबी को मिलने गई तो यही है जो सत्संग में जो बताना चाहती हूँ, जिसमें मेरे को महाराज ने डायरेक्ट ही समझो बात करी है। तो बेबी को जॉन्डिस हो गया, बिकॉज मदर को एंटीबायोटिक खानी ही पड़ी। तो जब खानी ही पड़ी तो बेबी का जो लिवर होता है वो तो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। तो बेबी के लिवर ने अब्जॉर्ब किया सारा। तो वो उसको जॉन्डिस हो गया, और इतना सिवियर जॉन्डिस के एकदम हल्दी की तरह पीली पीली लगने लगी। अब अम, मैं जब देखती थी बेबी को तो मुझे सच में, मैं बताती हूँ, मेरे को रोना आता था। और मैं बच्चों को नहीं डराना चाहती थी, बिकॉज ये बहुत हाई जॉन्डिस था। इनको नहीं कुछ बताती थी, वो इस बात को समझ नहीं रहे थे कि ये कितनी सीरियस है, और ना उनको डॉक्टर डरा रहे थे। सो मैंने किसी से दिल्ली में बात करी, डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा ये बहुत हाई है, और इससे ना बच्चे के ब्रेन में थोड़ा असर हो सकता है अगर ये इमीडिएटली कंट्रोल में ना आए। फिर मैं डर गई और मैंने महाराज के आगे अरदास करी, मैं क्या करूं। एकदम मुझे ध्यान आया एक संगत का दिल्ली में, और मैंने उनको बोला कि आप मुझे बताओ महाराज से कैसे कनेक्ट करूं, ये मेरी प्रॉब्लम है। वो कहती है कि आप कुछ मत करो, आप गुरुजी के साथ बैठ के संगत करो। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ अकेली हूँ। तो कहते हैं हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ, आप गुरुजी के साथ अकेले बैठो और संगत करो। तो उन्होंने मुझे एक प्लेलिस्ट भेजी। जब उन्होंने मुझे वो प्लेलिस्ट भेजी तो वो रात के बजे थे 11 बजे, तो मैंने कहा मैं सुबह बैठूंगी। अब घर में मैं अकेली थी, बिकॉज बच्चों का घर बिल्कुल पास ही था। तो मेरे पास ना अगरबत्ती, ना दिया, ना फूल, ना कुछ, सिर्फ महाराज का एक स्वरूप, कुछ भी नहीं। नमकीन बिस्किट, मीठे बिस्किट, फ्रूट्स, और चाय प्रसाद बना के मैं बैठ गई। और मैंने इतना फोकस किया उस दिन, इतना फोकस किया, जैसे कि सिर्फ मैं और गुरुजी, और कोई नहीं था, मतलब और कोई थॉट भी नहीं थी माइंड में। और सडनली मैंने देखा जो स्वरूप मेरे पास था, मेरे फोन में ही था, और एक और था, वो पूरा येलो हो गया। अब यही था जॉन्डिस। गुरुजी ने
महाराज ने अपने ऊपर ले लिया, पर मुझे लग रहा था कि ये मैं कंफ्यूज हूँ, ये मेरा अपना माइंड देख रहा है इस चीज को। बट थोड़ी देर के बाद मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आई, अनिल चोपड़ा गोज टू लद्दाख। तो मैंने सोचा, अनिल चोपड़ा वो भी हैं जो संगत हैं गुरु जी की, और मैं इनके बारे में कभी कभी मुझे यूट्यूब में मौका लगे तो मैं सुनूंगी इनका सत्संग। ऐसे सोच के मैंने वापस अपना फोकस ले आई सत्संग पे। और शबद शबद चलते रहे, खत्म हो गए। जब सत्संग खत्म हुआ, गुरुजी का जो स्वरूप येलो हो गया था वो वापस पिंक हो गया। और मैंने यूट्यूब खोला, मैंने कहा, मेरे दिमाग में अभी तक बात चल रही थी अनिल चोपड़ा अंकल का सत्संग सुनना है। मैंने कहा अभी इतनी लंबा लंबा ये प्लेलिस्ट थी, 2 घंटों की थी, छोटा सा एक प्लेलिस्ट। मैंने छोटा सा उनका सत्संग 12 मिनट का खोला। जब खोला तो उन्होंने एक ही सत्संग सुनाया, वो ये, जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गया था मेरा बेली रिबन इतना हाई था, मेरी जान जा रही थी, मेरी नौकरी भी जाने वाली थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे एक सेंटेंस में बोला, तू जा, तेनू ठीक कर देता। और वो ही मेरे को पता लग गया, ये मैसेज मेरे लिए है, क्यारा मेरी बेटी के लिए, मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए। जब बच्चे गए उस दिन डॉक्टर के पास, देखो कुछ भी कोई दवाई नहीं शुरू हुई थी ना कुछ हुआ था, डॉक्टर ने बोला शी इज लुकिंग बेटर, इसको आज हम ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ब्लड टेस्ट में बच्चे की वेन ढूंढनी और छोटे से बच्चे में इतना रोना। सो उस दिन के बाद उसका ब्लड टेस्ट ही नहीं हुआ। एंड वो बच्चा ठीक ठीक होते होते एकदम ठीक हो गई। वापस मेरा आने का टाइम हो गया था, क्योंकि मेरा स्लिप डिस्क चल रहा था, मुझे पता नहीं था, वो वहां जाके पता लगा था कि ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं हुई, ये तो प्रॉपर स्लिप डिस्क हुआ है। सो मैंने अपना ट्रिप छोटा कर दिया, 15 दिन के बाद वापस आ रही थी। तो मैंने गुरुजी के आगे बस एक छोटी सी अरदास की, महाराज मैं जब से आई हूँ, बेटी बीमार थी, मैंने उसकी आंखें भी खुली नहीं देखी अब तक। और मैंने कहा मैं कल जा रही हूँ, आज प्लीज उसको मैं एक बारी जब मिलूं तो। और आप मानोगे, उस दिन शाम को जब मैं उसको मिलने गई, क्योंकि अगले दिन सुबह मेरी फ्लाइट थी, बेबी ने आंखें खोली और वो देख रही थी, और मैंने उसकी फोटोज ली, और मैंने इतना शुक्र किया, बिकॉज मेरे को पता लग गया, मेरे गुरु मेरी एक एक बात सुनते, मेरी ही नहीं, ये सारी सृष्टि को जो संभालते हैं वो सबकी सुनते हैं, और वो सबके लिए हैं। हमें सिर्फ उनसे कनेक्ट करना है, क्योंकि वो तो देने के लिए तैयार बैठे हैं, हम अपने दरवाजे बंद ना करें, खोल के रखें और रिसीव करें। सो यहाँ पर मेरे को रुकना ही पड़ा, बिकॉज मैं तो बोलती जाऊंगी, बट एक अटेंशन स्पैन होती है, और कितना कोई सुन लेगा ना। सो नेक्स्ट टाइम दोबारा और बहुत सत्संग बहुत बहुत और हैं। सो शुक्राना गुरु महाराज जी, जय गुरु जी, थैंक यू ये प्लेटफॉर्म का। जय गुरु जी।